नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में पुराने टॉपिक का नए टॉपिक के साथ क्या कनेक्शन है उसको थोड़ा मोड़ा समझ करके टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्त, किसी भी टॉपिक को रटने की बजाय समझ करके अगर रट करके जोड़ते हैं तब अच्छा है। अगर बिना समझे अगर रट करके जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। समझ के रटना अच्छा है, रट के समझना बुरा है। इसलिए हम पहले समझेंगे टॉपिक को कि टॉपिक कैसे क्या था, क्या हुआ। कल मैंने आपको औरंगजेब की पूर्व पीठिका बताते हुए मैंने बहादुर शाह प्रथम तक टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कराया था। मैंने वहाँ आपको एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया कि बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर किसने कहा, खफी खान ने कहा। उसी के समय एक डच शिष्टमंडल आया था जेसुआ केटलर के नेतृत्व में, ये भी आपको मैंने समझाया था। सिडनी ओवेन ने क्या कहा था कि अगर किसी मुगल सम्राट के बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं तो वह अंतिम मुगल सम्राट मात्र बहादुर शाह प्रथम ही था। बहादुर शाह प्रथम कब बना? बीजापुर के युद्ध में बना। बीजापुर का युद्ध किसके साथ हुआ? कामबख्श के साथ हुआ। आजम के साथ कौन सा युद्ध हुआ? जाजयू का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? आगरा के पास में हुआ। इतना चीज आपको मोटा मोटा क्लियर था। दोस्तों, आपका एक परम कर्तव्य बनता है कि आप या तो घटना चक्र के माध्यम से या तो कोई भी पुराने ईयर्स के पेपर्स को आप बैठ करके जरूर सॉल्व करिएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई दिखता हुआ मिलेगा और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि जिस टॉपिक से मुझे इतना भय लगता था वो टॉपिक इतना कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और इतना आसान कैसे हो सकता है। तो और हम टॉपिक को आसान बनाने की कोशिश आज करते हैं। दोस्तों, जब बहादुर शाह प्रथम की हम बात कर ही रहे हैं तो बहादुर शाह प्रथम की जब 1712 में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात पहले इसकी बेसिक से कहानी को समझेंगे। जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, एक योग्य शासक की मृत्यु हो जाती है, आपको अभी मैंने समझाया कि सिडनी ओवेन साहब ने इनके पीछे क्या अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी अंतिम मुगल सम्राट के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बहादुर शाह प्रथम है। अर्थात योग्य और कुशल शासक की जब डेथ हो जाती है तो इसके 4 पुत्र होते हैं। चारों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष खड़ा हो जाता है। जब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष खड़ा हो जाता है तो इसी समय जब मुगल की सत्ता विकेंद्रीकृत होने की अवस्था पर आने लगी तो उसी समय यह हुआ कि मुगलों के दरबार में अलग अलग गुटों का प्रभाव दिखने लगा और मुगलों के ये गुट औरंगजेब के शासन काल से ही उठने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती चली गई वैसे वैसे इन गुटों का प्रभाव और इनका वर्चस्व दिखना परिलक्षित होने लगा। इसी क्रम में यह हुआ कि जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की डेथ होती है, बहादुर शाह प्रथम की डेथ होने के बाद इनके चारों पुत्रों में जब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष खड़ा होता है और ये 4 पुत्र यही हैं, जब इन चारों पुत्रों में जब संघर्ष की दीवार खड़ी हो जाती है तो उसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अर्थात उत्तराधिकार में शासक बनाने के लिए सबसे पहली बार ईरानी गुट का प्रभाव दिखता है और ईरानी गुट में जुल्फिकार खां इसका नेतृत्व कर रहे थे और इन्हीं के नेतृत्व के माध्यम से अर्थात इन्हीं के पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करने के साथ ही जहांदार शाह उत्तर मुगलवर्ती काल का दूसरा शासक बन करके सुशोभित होता है। तो ये चीज़ आपको मोटा मोटा एक मैंने कहानी की तरह आपको समझाने की कोशिश किया, इसमें कोई रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा आगे इसी कॉन्टेक्स्ट को उठाता हूँ कि मुगल दरबार में कौन कौन से गुट इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से गुट आपकी परीक्षा में अच्छे से आने की संभावना रखते हैं। आते हैं इसी क्रम में हम मुगल दरबार में जो गुट थे उस गुटों की एक बार हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एक था हिंदुस्तानी गुट और एक था तुरानी गुट और एक था ईरानी गुट। मुगल दरबार में 3 गुटों का प्रभाव ज़्यादा देखा गया और तीनों गुटों में जो सर्वस्व थे, जो सुप्रीम थे, जो सर्वशक्तिमान थे, उसी को बोला गया हिंदुस्तानी गुट।
और हिंदुस्तानी गुट का नेतृत्व कर रहे थे सैयद ब्रदर, सैयद बंधु। और याद रखना दोस्तों, सैयद बंधु आज के समय में जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी का प्रभाव एक किंग मेकर के रूप में राज्यों में देखा जाता है, उसी प्रकार से उत्तरवर्ती मुगलकालीन परिदृश्यों में सैयद बंधुओं का प्रभाव एक किंग मेकर की भूमिका में था। जिसको चाहते थे उसको मुगल शासक बनाते थे, जिसको चाहते थे उसको हटाते थे। इसीलिए याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहीं से बनने की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है कि उत्तरवर्ती मुगलकालीन परिदृश्यों में किस व्यक्ति को नृप निर्माता अर्थात किंग मेकर किसको कहा जाता है? तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर के रूप से जाना जाता है। और जो राजा बनाने का काम करता है, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने राजा बनाया था, उसी प्रकार से नृप निर्माता की भूमिका अदा कर रहे थे सैयद बंधु। इसीलिए इन्हें इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, उत्तरवर्ती मुगल काल का चाणक्य कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सैयद बंधुओं को नृप निर्माता के रूप में, उत्तरवर्ती मुगल काल का चाणक्य के रूप में। इसलिए इससे इतने प्रश्न की संभावना आपको दिखी। तो जहां जहां जो प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज थी, मैंने उसको आपके सामने दिखाने की कोशिश किया। तो हिंदुस्तानी गुट से संबंधित थे सैयद बंधु, और सैयद बंधु किस नाम से जानते हैं? उत्तरवर्ती मुगल काल के चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ इनको नृप निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा करते थे। जिस प्रकार से अभी आपने खुद देखा होगा, योगी जी और मोदी जी का प्रभाव जिस राज्य में जहां जिसको राजा बनाना चाहते थे उसको बनाया। तो आज के सैयद ब्रदर कौन है? योगी जी और मोदी जी। उस समय के सैयद ब्रदर कौन थे? दो नाम और आप याद रख लीजिए। उस समय के सैयद ब्रदर को हम लोग हसन अली और हुसैन अली बराह के नाम से जानते हैं। हसन अली का दूसरा नाम है अब्दुल्ला खां बराह। याद रखिएगा, सैयद बंधुओं में हसन अली को ज़्यादातर इतिहास की किताबें अब्दुल्ला खां के नाम से जानती हैं और हुसैन अली बराह के नाम से जानती हैं। इसलिए एक मोटे परिदृश्यों के आधार पर अगर मैंने आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश किया, तो आपको मैंने इसको करंट सिचुएशन से मैंने लिंक भी किया कि वर्तमान में सैयद ब्रदर की भूमिका दो ही लोग अदा कर रहे हैं। तो सैयद ब्रदर भी कितने थे? दो थे। कौन कौन? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बराह। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इन लोगों का योगदान कितना था? देखो दोस्तों, ये लगभग 6 मुगल शासकों को इन्होंने गद्दी पर बैठाने का काम किया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी की चर्चा करके आगे निकलने की कोशिश करूंगा। हालांकि आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, इस चीज से आप निश्चिंत रहिएगा कि आपका कोई टॉपिक मैं छोड़ूंगा। लेकिन इन शासकों को आपको याद जरूर रखना होगा कि सैयद बंधुओं का योगदान इतना था कि इन लोगों ने रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, फरुख सियर और इसमें एक और शासक छूट रहा है जिसको आगे हम पढ़ाएंगे, मोहम्मद शाह रंगीला। इन 4 शासकों को इन लोगों ने शासक बनाने की कोशिश, शासक बनाया, गद्दी पर बैठाने का काम किया था। तो आपको सैयद बंधुओं के बारे में मोटा मोटा याद हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे इस बात को स्पष्ट करें या कमेंट्स के माध्यम से आप अवश्य बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात मुगल दरबार में विभिन्न गुटों का उत्कर्ष दिखने लगा। जो उत्कर्ष औरंगजेब के शासनकाल में नहीं देखा गया था, वह इसकी मृत्यु के पश्चात ही देखा जाने लगा। तो वो मैंने समझाया आपको। हिंदुस्तानी गुट में कौन थे? सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर को किस नाम से जानते हैं? उत्तरवर्ती मुगल काल का चाणक्य कहते हैं। इसी को किस नाम से जाना जाता है? किंग मेकर अर्थात नृप निर्माता। इसको क्या कहते हैं? किंग मेकर, राजा बनाने की क्षमता रखने वाले ये सैयद बंधु थे। अब याद रखिएगा, उत्तरवर्ती मुगल काल में तो ये रहेंगे। अब इसी के बाद राजा बनाने का कार्यभार अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। जो 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज जिसको चाहेंगे उसी को बनाएंगे। इसलिए अभी तक तो वहां तक तो ये चलेंगे, उसी के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा। और इनके प्रभाव को समाप्त कौन करेगा? कोई और नहीं करेगा। वो कौन करेगा? रंगीला, मोहम्मद शाह
रंगीला करेगा, जिसे रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं इतिहास में। तो आगे हम इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आपको पता हो गया कि 4 शासकों को इन लोगों ने गद्दी पर बैठाने का काम किया। वो 4 शासक कौन थे? रफ़ी उद दर्जाक, रफ़ी उद दौला, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला। अब आते हैं अगले गुट की बात करते हैं। अगला गुट में तुरानी गुट था और तुरानी गुट का नेतृत्व कर रहे थे निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क, तो हम निजामुल मुल्क की चर्चा आगे करेंगे। बस गुटों का नेतृत्व करने वाला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए मेरे दोस्त। अब आप सोचते होंगे सब कुछ तो याद ही रखना है। दोस्तों देखो, पहली बार किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, समस्याएं खड़ी होंगी, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप इसको अपने नज़रों से गुजारते रहेंगे, या तो वीडियोज़ को आप बार बार देखने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि वीडियोज़ में मैं जितनी बार मैं रिपीट करता हूँ बस उतना ही आप सुन के चले जाएंगे, तो एग्ज़ाम में आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे आपको आसानी से सीधे ऑप्शन पे आ जाता हुआ देखेंगे। जैसे पूछ देगा कि मुगल कालीन शासकों में नेत्र निर्माता किसको जानते हैं? सैयद बंधुओं को। सिंपल सा प्रश्न सैयद बंधु आएगा। थोड़ा सा इससे डेप्थ जाएगा तो पूछेगा उत्तरवर्ती मुगल काल का चाणक्य किसे कहते हैं? थोड़ा सा डेप्थ लेके चला गया, उससे भी डेप्थ लेके जाएगा तो नृत्य निर्माता किंग मेकर की भूमिका किसने अदा किया? सैयद बंधुओं ने। और थोड़ा और डेप्थ जाने की कोशिश किया तो ये पूछ सकता है इनका नाम भी। तो याद रखिए मेरे दोस्त, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बरार 2 सैयद ब्रदर थे। आज से मैंने कनेक्ट भी किया, योगी जी और मोदी जी सैयद ब्रदर थे। अब देखिए दोस्तों, अब यहीं से टॉपिक्स को हम लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला गुट है ईरानी गुट। ईरानी गुट का नेतृत्व कर रहे थे जुल्फिकार खां, और उस समय तीनों गुट प्रभावी रूप में थे, लेकिन अभी तीनों शांत थे क्योंकि अभी मरा हुआ था। तो लोगों ने ये सोचा कि कौन सा गुट आगे आएगा, तो इसमें गुट यही प्रभावी रूप से आगे आए। और इन चारों भाइयों में जब संघर्ष की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि जब बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो चुकी थी, तो मृत्यु के पश्चात इनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों का नाम याद रखना जरूरी है? नहीं है, इसलिए बस एक मोटा मोटा आप समझने की कोशिश करिएगा। ऊपर से थोड़ा मोटा बस देख करके सामने से गुजर जाएंगे। कभी भविष्य में अगर प्रश्न आ भी गया तो आप करने की इस पॉसिबिलिटीज में होंगे। अगर इन सबसे गुजरे रहेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में मैंने इनका नाम नहीं सुना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो सकता है। इसलिए बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात इनके 4 पुत्र, पहले पुत्र का नाम जहांदार शाह, फिर है अजीम उस्सान, फिर है रफ़ी उस्सान, फिर है जमान शाह। अब देखिए दोस्तों, इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष होगा। याद रखिएगा, अजीम उस्सान का पुत्र ही फर्रुखसियर है। ये याद एक और बात बताऊं, पूरी किताब को आप खोज डालेंगे तब भी आपको फर्रुखसियर के पिताजी का नाम जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बस सिर्फ इतना सा अगर आपको कनेक्शन पता चल जाएगा तो आपको आगे की पूरी घटना आपको देखिएगा कितना खुलता हुआ परिलक्षित होगा और कितना आसानी से समझ में आएगा कि जहांदार शाह, फिर इसका भाई अजीम उस्सान के पुत्र का नाम फर्रुखसियर, रफ़ी उस्सान, जमान शाह, चारों में उत्तराधिकार का संघर्ष जब जारी हो गया तो उत्तराधिकार के संघर्ष में जहांदार शाह के सपोर्ट में खड़े हो गए ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां, और चारों में युद्ध की स्थिति जब खड़ी हो गई, अंततः युद्ध भी हुआ। और युद्ध में जहांदार शाह पूरी तरह से विजयी होने के पश्चात जहांदार शाह अगला शासक के रूप में शासन सत्ता ग्रहण करते हैं। तो मुझे लगता है मेरे दोस्त, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात ईरानी गुट के नेतृत्व में जुल्फिकार खां के द्वारा जहांदार शाह को मुगल शासक की गद्दी पर बैठाया गया। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट यही बस मुझे समझाना था, लेकिन इस छोटे से कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए मैंने पूरे बैकग्राउंड को नहीं छोड़ने की कोशिश किया कि मैं आपको ये बता दूंगा कि ईरानी गुट के प्रभाव में बार बार एक गुट नाम आता तो आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसलिए मैंने पूरे कॉन्टेक्स्ट को उठा लिया कि मुगल दरबार में जितने भी गुट बन रहे थे, हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट और ईरानी गुट, किस गुट के नेतृत्व में कौन बना तो आपको मैंने समझा दिया। ईरानी गुट के प्रभाव में कौन बना था? जहांदार शाह शासक बना था। सैयद बंधुओं के गुट में कौन बना था? सैयद बंधुओं के नेतृत्व से कौन शासक बना था? तो आपको मैंने ये भी बताया कि सैयद बंधुओं के नेतृत्व से बनने वाला शासक जिसका नाम है
रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला, फर्रुख सीयर्स, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मेरे दोस्त बताओ आपको इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? उत्तरवर्ती मुगल काल का चाणक्य किसको कहते हैं? सैयद बंधु को कहते हैं। किंग मेकर किसको कहते हैं? सैयद बंधु को कहते हैं। सैयद बंधु कितने लोग थे? 2 भाई थे। सैयद ब्रदर 2 भाई, कौन कौन? एक है अब्दुल्ला खां बरा और दूसरा है हुसैन अली खां बरा। इतना आपको कंठस्थ हो गया, मुझे लगता है याद हो गया, कई बार रिवीजन कराया। अब आते हैं अगले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जहांदार शाह। देखो दोस्तों, जिसका जो हेल्प करेगा, जायज़ सी बात है कि उससे मुझे अच्छा प्रभाव और अच्छा एक पद उसके लिए मुझे देना आवश्यक हो जाएगा। इसलिए जहांदार शाह जैसे ही शासन सत्ता पर बैठता है, मात्र 1 साल के लिए बैठता है, और 1 साल पर बैठने 1 साल मात्र शासक के दौरान ही इसने इसी जुल्फिकार खां जिसके सहयोग से यह गद्दी पर बैठता है, इन्हीं के सहयोग से जब बना तो इन्हीं को सबसे पहली बार क्या बना दिया? वजीर का पद दे दिया। मतलब अपना सुप्रीम इन्हीं को घोषित कर दिया कि जो कुछ है मेरे सर्वे सर्वा यही हैं, हम तो सिर्फ एक इशारे मात्र के हैं, हम तो सिर्फ एक दिखावेबाजी के लिए हैं कि बस मैं शासक हूँ। लेकिन जिसने बनाया, जिसने सब कुछ किया, जिसने इतने घुटों से संघर्ष करने के पश्चात एक शासक का सपोर्ट करता है और एक शासक को गद्दी पर बैठाता है, उसके लिए तो एक अच्छा पद लाजमी है। तो इसी लाजमीपन में इन्होंने वजीर का पद जुल्फिकार खां को दिया। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट करने में आपको बड़ी आसानी समझ में आई होगी कि क्यों जुल्फिकार खां को बनाया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, इनका एक अगला काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेर के राजा जय सिंह कौन थे? आमेर के राजा जय सिंह। जब भी आप पढ़ा करें कॉन्टेक्स्ट में, अपने नोट्स को पढ़ा करें तो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिक्टेट किया करें, ताकि आपके रिवीजन करते समय ये आपके इम्पोर्टेंस और आपकी एग्जाम में जब जाए तो बस उसी पॉइंट को आप देख करके चले जाएं, आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। आमेर के राजा जय सिंह को क्या दिया? मिर्जा राजा की उपाधि दिया। इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इधर मैंने इम्पोर्टेंट आपको करा के निकाला था। याद रखिएगा, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इससे जुड़ी घटना है, इसलिए मैंने इसको चर्चा का बिंदु बनाया। अब आते हैं दोस्तों, मैंने अभी यहाँ जो पॉइंट लिखा, इसी पॉइंट को इसी चीज़ से अगर आप, मैं इसको 2 पॉइंट में मैंने लिख दिया, 2 पॉइंट में लिखने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, आप खुद ही समझने के इच्छुक थे, खुद ही समझ जाते, क्योंकि ईरानी गुट के नेता के नेतृत्व में ही यह गद्दी पर बैठा था। तो जायज़ सी बात है, जिसको वजीर बनाएगा वही क्या होगा? वास्तविक शासक होगा। इसलिए वास्तविक शासक की भूमिका किसने अदा किया? जुल्फिकार खां ने किया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी के दरबार में एक वेश्या रहती थी लाल कुंवर, और इसी वेश्या के साथ यह पूरा दिन अपना दिन का 90% टाइम इसी के साथ स्पेंड किया करता था, क्योंकि इसको लगता था कि मैं तो वास्तव में कुछ हूँ नहीं, जिसको चलाना था वो तो चला रहा है। इसलिए जुल्फिकार खां ही वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे। तो अब खुद सोचिए, इसके पहले औरंगजेब के पहले अकबर तक मुगल कालीन कितनी संगठित थी। ये विकेंद्रीकृत होने का पहला क्या है? प्रमाण मिलेगा आपको। और आगे आने वाले में रंगीला, ये सारा शासक काल, तो इनका नाम ही रंगीला है। तो रंगीला किसी का नाम क्यों पड़ता है? जो हरफन मौला होता है, जो आशिकी में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है, अय्यासीपन में रहता है, उसी को तो रंगीला कहते हैं ना। आज के कॉन्टेक्स्ट में तो गलत नहीं है, वो भी ऐसा ही नेचर का था, इसीलिए तो उसके शासन में नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। तो आपको भली भांति इस तथ्यों को समझना होगा कि किस प्रकार से जहांदार शाह के शासन काल में जुल्फिकार खां का प्रभाव बढ़ता चला गया, और जुल्फिकार खां वजीर के पद से वास्तविक शासक बन चुके थे। और इसका संबंध किस्सा था, एक वेश्या थी, और उस वेश्या का नाम था लाल कुंवर। कहीं नहीं आएगा, ये आपको कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए बीच में रख दिया था। इसकी एक सबसे खराब व्यवस्था जो थी, ये व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। मैंने देखा है 90% एग्जाम में जहांदार शाह से अगर प्रश्न बने हैं तो वो प्रश्न एक यह बना है, और एक किसके नेतृत्व से बना है, यह बना है, और एक तीसरा ये पॉइंट से बना है। तो हम सारे पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे। समझिए, इसने एक न्यू रेवेन्यू पॉलिसी को लागू किया, नई राजस्व व्यवस्था लागू किया। और नई राजस्व व्यवस्था का मतलब था
इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी का व्यवस्था का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझिएगा। इजारेदारी व्यवस्था का तात्पर्य कुछ और नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लैंड है, ये कोई जमीन है, और यहाँ पर राजा शासक बैठा हुआ है। यह खुद जैसे इसके मान लीजिए इसी के क्षेत्र में यह पूरा लैंड आता है, और ये जितना भी लैंड है और ये शासक का है, ये शासक के क्षेत्र का पूरा साम्राज्य है। इसके क्षेत्र से जो भी लैंड आते हैं उस लैंड को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर शासक बैठा है और इस क्षेत्र से इसको कर लेना है, यहाँ से भी कर लेना है, तो यह कर लेने के लिए किसी को नियुक्त नहीं करता था, ठेका पर कुछ लोगों को दे देता था। जैसे मान लीजिए ये आए। अब आप खुद समझने की कोशिश करिए दोस्तों। आप एक हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, भूगोल भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उसको अप्लाई करने में मुझे क्या जाता है, अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसको ठेके पर देने की व्यवस्था किया तो कॉन्ट्रैक्ट तो इस बेस पर होता है कि आप इतने साल के लिए लीजिए, इस ज़मीन से मुझे इतना पैसा चाहिए। तो मान लीजिए अगर ये इस ज़मीन का 200 रुपया निर्धारित कर दिए कि मुझे एक महीना में 200 रुपया चाहिए, और इस ज़मीन से इन्होंने निर्धारित किया कि एक महीना में मुझे 500 रुपया चाहिए ठेके पर, और ठेकेदार जो भी लिया है ये लिया है। अब मुझे बताइए, क्या ये 200 रुपया ही वसूलेगा ठेके पर के लिए, कि इन किसानों से ज़्यादा वसूलेगा? इनको तो बस देना है 200 रुपये। 200 रुपये के ऊपर जो भी आमदनी होगी वो आमदनी किससे होगी, किसानों से ली जाएगी। तो किसानों का शोषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, उन्हें 200 रुपया वसूलना ही वसूलना है। चाहे सूखा है, बाढ़ है, कुछ भी चीज़ है, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाएं खड़ी हो जाए, कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशंस खड़ी हो जाए, हर सिचुएशंस में उसको पैदा करना ही करना है। मेरे को बताइए खुद ही, इस कोरोना और इस बाढ़ सूखा जैसी स्थिति में अगर ऐसे ही किसी एक निश्चित क्षेत्र से निर्धारित कर दिया जाए कि मुझे 500 रुपये चाहिए और उस क्षेत्र में सूखा पड़ा है, किसान खेती करने के लिए तैयार नहीं है, तो बताइए वो किसान कहाँ से देगा? लेकिन ठेकेदार उसको ज़बरदस्ती हड़काएगा कि तुम्हारी ज़मीन ले ली जाएगी, तुम्हारी ज़मीन को ये कर दिया जाएगा। इसलिए किसान कहीं से ना कहीं से देगा। और किसान कहाँ से देगा दोस्तों? किसी से सूद और ब्याज लेकर के। जिससे सूद और ब्याज लेगा वो बड़े सूद और ब्याज भी देगा, ब्याज ज़्यादा लेगा, उसका शोषण। इसलिए किसान एक चक्र में फंस जाता है। इसीलिए किसान हमारे आत्महत्या के शिकार बन जाते हैं। और ये पहला बिंदु यहाँ पर मिलता है, इजारेदारी व्यवस्था। कभी भी निबंध में लिखने के लिए अगर आए किसानों से संबंधित, तो आप लिखेंगे उत्तरवर्ती मुगलकालीन शासकों में जहांदार शाह के शासनकाल में इजारेदारी व्यवस्था भी एक बहुत घटिया किस्म की थी, बहुत निम्न स्तर की व्यवस्था थी, जिसने किसानों के शोषण को उच्च स्तर तक कायम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इस चीज़ को आप लोग पॉइंट को कोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इतिहास को सिर्फ इतिहास तक ही सीमित किया जाता है। याद रखिए, तो जब इनसे 500 रुपया, मान लीजिए इस क्षेत्र में सूखा पड़ा है या खूब बाढ़ आ गई है, पानी लगा है, खेती कहाँ से करेगा? लेकिन किसान तो देगा। और किसान अगर नहीं भी देगा इस ठेकेदार को, ये कहेगा कि मुझे 500 रुपये चाहिए, तो इसके लिए 500 रुपये देना है। लेकिन कोई 500 रुपये पे काम करता है? कोई भी इंसान चाहता है कि मैं अधिक से अधिक लाभ कमाऊँ। ठीक, अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा ने इस किसानों के शोषण को बढ़ा दिया। इसलिए इसकी नई राजस्व व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था ने पूरे साम्राज्य में किसानों के शोषण को चरम स्तर पर कायम कर दिया। क्योंकि ठेके पर राजस्व वसूलने का जब कार्य दिया गया तो किसानों का शोषण बढ़ गया। चाहे किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशंस क्यों न खड़ी हो, सूखा हो, बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, हिमस्खलन हो, भूस्खलन हो, किसी भी तरह की घटनाएं हो, उससे इसका कोई मतलब नहीं दिया। अर्थात अपने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि रखा और सामाजिक हित को नज़रअंदाज करके चला। इसीलिए इस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अब आपको समझ में कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं आया होगा, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की सबसे बड़ी एक कमी हो जाएगी कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आया। हम लोग सिर्फ ये रटने की कोशिश करते हैं कि इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। अरे लंपट मूर्ख कहने के पीछे का कारण तो पता होना चाहिए कि लंपट मूर्ख क्यों कहते हैं। अरे इसकी इजारेदारी व्यवस्था, और उससे भी बड़ा एक कारण पैदा होगा जो इसको लंपट मूर्ख सिद्ध कर देगा कि हकीकत में यह लंपट मूर्ख ही था। अब समझिए, अगला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप लोग इधर के पॉइंट को अच्छे से नोट कर चुके होंगे, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा अच्छी से बात करने के इच्छुक हो जाए। बोलिए, अगर इसको मैं मिटा दूँ, आप लोग कमेंट्स करिए।
अगर मैं मिटा दूँ तो कोई दिक्कत, तो मैं थोड़ा सा पार्ट को मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ, इस पार्ट को, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से अगले पॉइंट को समझाने में सक्षम हो जाऊँ। तो समझिएगा अगला पॉइंट क्या है। मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार भी दे दिया। ओ माय गॉड। जिस चित से बहादुर शाह प्रथम बार बार बचने की कोशिश किया, उसकी कोशिश को नाकामयाब कर दिया इस जहांदार शाह ने। कैसे किया? क्योंकि चौथ वसूलने का भी अधिकार दे दिया। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना होगा। दोस्तों, मैंने कल आपको समझाया था कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है एक बड़ा सा, और जब ये कोई बड़ा सा क्षेत्र है और यहाँ पर मराठा प्रशासन है, यहाँ पर मराठा प्रशासन है और ये मराठा का साम्राज्य है। मान लीजिए मराठा साम्राज्य इतने में बिखरा हुआ है, पेशवाओं का शासन इन क्षेत्रों में चल रहा है। तो ये मराठा अपने क्षेत्र से इसका ये सारा क्षेत्र है। अभी जब मराठा पढ़ेंगे तो कल भी मैंने इसके बारे में छोटा सा चर्चा किया था, लेकिन आज थोड़ा आया फिर से इस वर्ड को, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मराठा जिस क्षेत्र से, मराठा अपने क्षेत्र से अगर किसी भी प्रकार का एक टैक्स लेते हैं, जिसको टैक्स बोलते हैं, अगर इस क्षेत्र से टैक्स लेते हैं, तो मराठे अगर स्वराष्ट्र से टैक्स लेते हैं तो इसी को सरदेशमुखी कहते हैं। और ये शिवाजी द्वारा लगाया गया एक प्रकार का स्पेशल टैक्स है, विशेष कर था। अर्थात सरदेशमुखी का मतलब क्या हुआ? यह जितने देश हैं, यह जितने स्टेट्स हैं इसके अंदर, इन सारे देश का यह एक मुखी होगा, इसी को सरदेशमुखी कहा जाता था। इसीलिए मराठा अगर स्वराष्ट्र से या अपने राज्य से टैक्स की राशि वसूलते थे तो उसे सरदेशमुखी कहते थे। और यह राशि 1/10 भाग हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी? 1/10 भाग हुआ करती थी। अब देखिए मराठे के आसपास का क्षेत्र है, परंतु यहाँ मराठों का शासन नहीं है। जब मराठों का शासन नहीं है तो उस समय शासन किसका चल रहा था? मुगलों का। मुगलों में भी उत्तरवर्ती मुगल शासक का। तो ये पूरा साम्राज्य अगर देखेंगे आप, तो ये पूरा साम्राज्य किसका होगा? जहांदार शाह का। इनके आसपास के क्षेत्रों का, पूरे क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा, मराठा से आसपास के क्षेत्र। तो यहाँ पर ये जहांदार शाह का शासन हुआ, अर्थात मुगलों का शासन हुआ। और जब मुगलों का शासन इस क्षेत्र में होगा और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया? चौथ वसूलने का अधिकार। मराठा क्षेत्र से बाहर, अगर यह मराठा क्षेत्र है, यह पूरा मराठा क्षेत्र है, और इस पूरे मराठे क्षेत्र से बाहर अगर किसी भी तरह का मराठों द्वारा पैसा या टैक्स लिया जाता है तो उसे चौथ कहते हैं। और यह इस पूरे टोटल राशि का 1/4 हुआ करता था। अर्थात तुमने यह सूचित कर दिया कि मराठा अपने से बाहर भी चौथ वसूलने का अधिकार रख सकते हैं। इसका सेंस क्या निकल के आया? आप जनता को क्या सूचित करना चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शासक यह योग्य नहीं है, यह योग्य शासक नहीं है, तभी तो तुमको मुझे चौथ देना पड़ रहा है। जब ये चौथ इनको देंगे तो ये भी सब क्या करेंगे? आक्रांता। चौथ क्यों लिया जाता था? मराठा के आसपास के क्षेत्रों के जो भी राज्य अवस्थित होते थे, इन राज्यों में उन राज्यों की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स, अर्थात आपका मुगल शासक इतना कमजोर हो चुका था कि वह मराठों को अपने आसपास के क्षेत्रों से चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, एक नई व्यवस्था का इजहार करता है जिसका नाम है इजारेदारी व्यवस्था, जिसने ठेके पर वसूलने का राजस्व अधिकार दे दिया। इसलिए दोस्तों इसको लंपट मूर्ख कहते हैं, क्योंकि इसकी सारी अक्षमताओं के कारण क्या था? अक्षम था, कुछ समझ नहीं पाता था परिस्थितियों को, किस प्रकार से निर्णय ले लिया जाए। क्यों नहीं समझ पाता था? क्योंकि समझता जिसको उसको समझना था उसको तो समझता था, लेकिन समाज में कैसे होगा, अपने साम्राज्य में क्या हो रहा है मेरे, किस प्रकार से शोषण है, लोगों की क्या आवश्यकता है, लोगों की क्या नहीं आवश्यकता है, उसको ना समझ करके सिर्फ इसकी आवश्यकता को समझता था, लाल कुंवर के साथ जो संबंधित था। इसीलिए तो इसको कहा गया लंपट मूर्ख कहा गया। तो मेरे दोस्त, इनसे आपके अगर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे
तो इजारेदारी व्यवस्था किसने लागू किया? जहांदार शाह ने लागू किया। मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार किसने दिया? इसी ने दिया। आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार किसने दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसी के शासनकाल के समय दक्कन में मराठों का विद्रोह स्टार्ट हो चुका था। उसी विद्रोह में मराठे क्यों विद्रोह करने लगे? क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो दक्कन के क्षेत्रों में खुद पेशवा बनने के संघर्ष में आपस में मराठे संघर्षरत हो गए। तो इनको लगा कि इसी समय अगर इसको भी छोड़ देंगे तो ये जाके लड़ेगा तो हम सुरक्षित बने रहेंगे। इसीलिए बहादुर शाह प्रथम ने उनको बोला कि हम बाहर के राज्यों से नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने ही अंदर जहाँ जहाँ आपका शासन केंद्रित है वहाँ से सरदेश मुखी वसूल सकते हो, लेकिन चौथ नहीं। लेकिन यह नालायक ये भी कम नहीं था, इसने चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया और इजारेदारी व्यवस्था को पैदा किया। और इसका एक मोटा सा तीसरा क्वेश्चन, मिर्जा राजा की उपाधि से आमेर के राजा जयसिंह को सम्मानित किया। इसका सुप्रीम कौन था? सर्वे सर्वा जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान किससे संबंधित है? ईरानी गुट से। मुगल दरबार में कितने गुट थे? 3 गुट, हिंदुस्तानी, तुरानी और ईरानी। तुरानी का नेतृत्व कौन किया? निजामुल मुल्क। सैयद बंधु किसका नेतृत्व कर रहे थे? हिंदुस्तानी गुट का। उत्तरवर्ती मुगल काल का चाणक्य कहते हैं। दोस्तों, मैंने पूरे टॉपिक को एक तरह से कंसाइज कर दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इस टॉपिक्स को सिनॉप्सिस फॉर्म में जैसे लिखा गया है आप इसी तरह से अपने नोट्स का फॉर्मेशन करेंगे ताकि आपको किसी तरह का रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, चाहे जहांदार शाह हो, बहादुर शाह प्रथम हो। आपको आने वाले लेक्चर में लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपका उत्तरवर्ती मुगल काल शासक का क्रम समाप्त होता हुआ परिलक्षित होगा और इसी के बाद स्टार्ट करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और इसी के बाद जैसे ही यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ या तो मैं साइंस में बायोलॉजी, या तो मैं जियोग्राफी, या तो हिंदी, इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट में और स्टार्ट करूंगा। तो आपको डेली कम से कम 6 वीडियो मिलने की संभावना रहेगी ताकि आप आने वाले एग्जाम में आसानी से टॉपिक को रिवाइज कर सकें। इसलिए कहीं से भी आपको लगा होगा कि रटने वाली प्रथा को मैंने समाप्त किया, रटना नहीं है, समझना है। दोस्तों, बहुत फर्क इतना है कि हमने किसी का आज तक नाम रटा ही नहीं। आप लोगों ने भी अपने व्यवहारिक जिंदगी में किसी का नाम नहीं रटा होगा। हर इंसान को आप लोग समझने की कोशिश करते हैं। किसी के साथ कोई आपकी जीवन साथी बनने वाली है, लाइफ पार्टनर बनने वाली है, तो उसे हम रट करेंगे नहीं, उसे हम समझ करके अपने उसको समझेंगे, तब उसके लिए अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे और अंतरात्मा की आवाज़ अगर बोलेगी कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, तब मैं उसे समझने की कोशिश करूँगा, ना कि उसे रटने की कोशिश करूँगा। तो जब उसे समझ सकते हैं तो ये तो कुछ नहीं है। जो जीवन को चलाने के लिए, हम जीवन को अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छे से सोच विचार कर सकते हैं, ये भी जीवन को चलाने का एक बहुत बड़ा आधार है। यही आधार देगा तभी आपको वहाँ आधार मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और एक और अंतिम रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें और अपने आने वाली समस्याओं को आप लोग कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आप लोग अपनी समस्याओं को शेयर करें। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियोज़ बनाऊँगा कि टॉपिक्स को कैसे लिंक किया जाता है। जैसे भी मैंने टॉपिक्स को लिंक किया कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूदा दिया होता, जहांदार शाह ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया होता और बार बार ईरानी गुट का नाम लेता तो शायद दिक्कत होने लगती। अब आप फर्रुखसियर पढ़ेंगे, मैं वहाँ बोलूँगा कि सैयद बंधुओं के प्रभाव से शासक बनता है। रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला पढ़ाऊँगा तो आपको आसानी, हंसते हुए आप इसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, बोलेंगे इतना आसानी से समझ में कैसे आ गया। इसलिए दोस्तों, हर टॉपिक ऐसे ही लगेंगे। धन्यवाद।